नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जूनियर शिक्षक भर्ती मॉडल पेपर विज्ञान पार्ट 4। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन या किलोग्राम? तो दोस्तों, सबको पता है कि विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। और आवेश जो होते हैं दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता पाई जाती है वहाँ होता है ऋण आवेश, जो इलेक्ट्रॉनों पे कमी पाई जाती है वहाँ पर होता है धन आवेश। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस ऊष्मीय ऊर्जा या गतिज ऊर्जा प्लस विद्युत ऊर्जा? दोस्तों, सभी को पता है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा के योग के बराबर होती है। इसका जो ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? दोस्तों, जितना भी बुध ग्रह पर जितना भी वजन होता है उसका आधे से ज़्यादा थोड़ा कम होगा पृथ्वी पर। पृथ्वी पर अगर आपका वजन जितना भी है उसका अगर बुध ग्रह पर देखा जाएगा तो आपके आधे वजन से थोड़ा और कम हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन 19 किलोग्राम, 760 किलोग्राम या 10 किलोग्राम या 14.3 किलोग्राम। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो 14.3 किलोग्राम हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, बुध जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। इसका जो औसत घनत्व होता है वो कितना होता है? 56.3। कितना दोस्तों? 5.6 सेंटीमीटर प्रति क्यूब। अगला देखते हैं, केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने पर आपको दिए गए ताप में क्या करना होगा? 273 घटाना होगा, 273 जोड़ना होगा, 273 से विभाजित करना होगा या 273 से गुणा करना होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना कि केल्विन पैमाने पर दिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए हमें घटाना पड़ता है। तो 273 से घटाना होगा। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? अधिकतम और मिनिमम। 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक, या 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज तक, या 2 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक। दोस्तों सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और ध्वनि तरंगें दोस्तों कैसी होती हैं? ये तरंगें होती हैं कैसी? ये तरंगें होती हैं अंदर तरंगें होती हैं दोस्तों। अगला, प्रकाश सबसे अधिक किसमें गति में यात्रा करता है? सबसे अधिक जो गति है वो किसमें यात्रा करता है? निर्वात में, कांच में या पानी में या वायु में? तो दोस्तों किसमें? निर्वात में। याद रखना दोस्तों, प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है किसमें होती? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ और कांच की कितनी होती है? 2 × 10⁸। और तेल में कितनी होती है? 2.04 × 10⁸। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? अपवर्तन का कारण, परावर्तन का कारण या प्रकीर्णन का कारण या विसरण का कारण? दोस्तों किसके कारण? अपवर्तन के कारण। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे रात के समय तारों का टिमटिमाना और द्रव्य में डूबी छड़ हम देखते हैं वो थोड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। सब किसके कारण होता है दोस्तों? अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल हो तो प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करना है। तो हमें देखना होगा यहाँ पर बी वोल्ट कितना दिया है? 12 वोल्ट। और डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? 60 जूल दिया हुआ। और क्या पूछा? आवेश। दोस्तों आवेश क्यों बराबर होता है? W/B। और कार्य कितना दिया हुआ? 60/12। तो 12 पंचे 60। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5 आंसर इसका आ जाएगा, 5 कूलाम। तो ये ऑप्शन इसका ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी रह जाएगी, आधी घट जाएगी, या स्थिर रहेगी, या शून्य हो जाएगी? तो दोस्तों वो है शून्य रह जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ओम के नियम से हम जानते हैं किसी भी सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय
कि दर को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, धारा कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो सभी को पता है क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत बल्ब का सूत्र या फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? इसकी उच्च चालकता तथा गलनांक के कारण, या उसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण, या उसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा क्वथनांक के कारण, या इसकी उच्च चालकता क्वथनांक के कारण। तो इसका दोस्तों ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी उच्च प्रतिरोधकता तथा गलनांक के कारण होता है, टंगस्टन का होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? टेलीफोन का, बल्ब का, रडार का, या रेल इंजन का? दोस्तों सभी को पता होगा खैर ये क्वेश्चन। ग्राहम बेल थे, इसने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? सितारों पर, ज्वालामुखी पर, प्रकाश की गति पर, या वनस्पति जीवन पर? दोस्तों वैज्ञानिक थे, इन्होंने खगोल शास्त्री वगैरह में कुछ अध्ययन वगैरह किया था, तो उन्हीं के नाम पर ये चंद्रशेखर सीमा है, जो कि सितारों के नाम पर रखी गई है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, वहीं पर ये लागू होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित किसका सामान्य उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऊष्माग्राही परिवर्तन, या रासायनिक परिवर्तन? दोस्तों इसका जो ऑप्शन वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जैसे कि दूध का दही में परिवर्तन, अगरबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, भोजन का पचना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है। तो दोस्तों मोल की संख्या कैसे निकालते हैं? तो ग्राम में भार है ना, ग्राम में भार बटे अड़भार, पदार्थ है उसका अड़भार। तो भार कितना दिया? ये 90 दिया हुआ है, और किस में? पानी के। तो पानी में H2 हो गया, तो इसका अड़भार कितना हो जाएगा? H का 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। 16 2 कितना हो गया? 18। 18 का भाग दे देंगे, 18 पंचे 90, तो कितने आ जाएगा दोस्तों? 5। तो इसका जो है बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं, सभी को पता है दोस्तों क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है? नाभिक। अगला देखते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है एवोगाड्रो संख्या, द्रव्यमान संख्या, या परमाणु क्रमांक, या गॉस संख्या? तो किसको? द्रव्यमान संख्या को। तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर होती है Z + N, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन। अगला देखते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, या प्रोटॉन में वृद्धि होती है, प्रोटॉन में कमी होती है? जब दोस्तों ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है उसमें क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, उसको ही हम अपचयन या अपकड़ कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला, ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों की अपक्रिया करते हैं, निष्क्रिय, अम्लीय, क्षारीय, या उभय धर्मी? इसका जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उभय धर्मी। जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उभय धर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण किसकी अपक्रिया का? विस्थापन अपक्रिया, या मिश्रण अपक्रिया, या संकलन अपक्रिया, या विस्थापन अपक्रिया? तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संकलन अपक्रिया का। अगला, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन Cl में होता है? तो दोस्तों आर्गन का होता है, वो 18 होता है, तो Cl 18, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, बाद बाकी कोई नहीं होगा। अगला देखें, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जाता है? एल्युमिनियम, प्लेटिनम, तांबा, या सोडियम? तो दोस्तों चाकू जो काटा जा सकता है, सबसे धातु जो मुलायम होती है वो सोडियम होती है, जो से हम लोग मट्टी के तेल में रखते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर मट्टी के तेल से हम बाहर निकालेंगे तो ये वायु के संपर्क में आने में जलने लगती है। अगला देखते हैं,
निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अपक्रिया कर सकती है? एल्युमिनियम, लेड, जिंक या पोटेशियम? तो दोस्तों पोटेशियम जो ऐसी धातु होती है जल के साथ आसानी से अपक्रिया कर सकती है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, पीतल मिश्र धातु है, किसकी किसकी होती है? तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, तांबा और एल्युमिनियम या एल्युमिनियम और टिन? तो दोस्तों जो पीतल होती है वो तांबा और जस्ता होती है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तांबा होता है 70% और जस्ता होता 30% का मिश्रण होता है। अगला देखते हैं, बिल्डिंग के लिए एथाइन और किसका मिश्रण उपयोग किया जाता है? एथेनॉल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा? उसमें बिल्डिंग के लिए एथाइन जो होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन का मिश्रण और उपयोग किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? दोस्तों एंड्रोलॉजी की अगर बात करें तो पुरुषों में बांझपन और यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। और बाइकोलॉजी की बात करें तो प्राकृतिक वातावरण में बने रहने वाले जीवों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगर एस्टोकोलॉजी की बात करें तो क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। और डिस्मोलॉजी की अगर बात करें तो शरीर संरचना के अंतर्गत स्नायु बंधन में अध्ययन किया जाता है इसका। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंडोलॉजी के अंतर्गत जो आता है शरीर में विज्ञान चिकित्सा की वह शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों व स्थितियों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। स्लिटेड, कॉलमर, एपिथेलियम या सरल स्वैक्मस, एपिथेलियम या स्त्रीकृत स्वैक्मस, एपिथेलियम या कॉलमर एपिथेलियम? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम, जाइलम वाहिकाएं या भ्रूण ऊतक या विभज्योतक ऊतक? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, फ्लोएम। पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री परिवहन मदद करता है वो होता है फ्लोएम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? खरगोश, कंगारू, बतख या प्लेटिपस? तो दोस्तों की कौन सा है? प्लेटिपस। डी ऑप्शन इज राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगला देखते हैं कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है, नीला होता है, गुलाबी होता है, काला होता है? दोस्तों कैसा होता है? याद रखना, नीला, ब्लू। अगला देखते हैं, अग्नाशय रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन या पेप्सिन या एमाइलेज या लाइपेज? दोस्तों कौन परिवर्तित करता है? वो करता है ट्रिप्सिन। इसका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अग्नाशय रस में जो मौजूद सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं और ट्रिप्सिनेज या ट्रिप्सिन जो होते हैं वही एसिड में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? सिराए, फेफड़े तक जाने वाली रक्त कोशिका या धमनी या फेफड़ों की धमनियाँ? जो नलिका हृदय से निकलकर रुधिर की शरीर के विभिन्न भागों में वितरित करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है दोस्तों? जिगर से या फेफड़े से या पेट से या गुर्दे से? दोस्तों किससे संबंधित दोस्तों डायलिसिस? वो गुर्दे से, जो ब्लड फिल्टर काम होता है डायलिसिस प्रक्रिया। अगला देखते हैं, अगला है, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है? कंडरा, तंतु, तंत्रिकाक्ष या उर्वरिका? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है वो क्या कहलाता है? कंडरा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? दोस्तों पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन। तो याद रखना, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से आयोडीन आवश्यक होती है। डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? प्रोस्टेट, वृषण, वास डेफरेंस या वीर पुटिका? तो वृषण दोस्तों होता है प्राथमिक यौन अंग
विषण। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, मनुष्यों में निश्चित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है, योनि, गर्भाशय ग्रीवा या अंडाशय। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? गर्भाशय। अगला आता है, निम्नलिखित में कौन सी विटामिन डी सबसे ज़्यादा होती है? बिनौला के तेल में, है ना, इसे कॉटन सीड भी बोलते हैं, जैतून के तेल में, या मछली के तेल में, या सूरजमुखी का तेल। तो दोस्तों किस में होती है? जो मछली का तेल होता है वो सर्वाधिक विटामिन डी युक्त होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? क्वार्सियोकर, या प्लेग्रा, या बेरी या रिकेट्स। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वार्सियोकर। थ्रोम्बोसिस की बीमारी है नस फटने की, रक्त की, थायराइड ग्रंथि की, या फेफड़े की। दोस्तों किसकी है? ये है रक्त की बीमारी है। इस रोग में दोस्तों क्या होता है? रक्त सिराओं के अंदर ही जम जाता है और सिराएं क्या होती हैं? वो फट जाती है। अगला, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? साइनोबैक्टीरिया, बायोफ्राइपाइट, हरी शैवाल या जीवाणु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव है। अगला, निम्नलिखित में कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? कैलोडोफोरा, कारा, इलोथ्रिक्स या मार्सिलिया। तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन है मार्सिलिया। तो डी ऑप्शन इज राइट, मार्सिलिया। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पादन कौन से हैं? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, या ग्लूकोज और ऑक्सीजन, स्टार्च और ऑक्सीजन, स्टार्च, जल और ऑक्सीजन। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पादन बनते हैं वो कौन कौन से? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। ये ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज़ बीज में परिवर्तित होता है? वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका या बीजांड। दोस्तों जो होता है वो क्या होता है? वर्तिकाग्र, तो बीज में परिवर्तित होता है, या अंडा, दोस्तों इसका ऑप्शन ये नहीं दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बीजांड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है? मक्के का तेल, कॉर्न ऑयल, सार्डिन, पालक या गेहूं के उत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सार्डिन। अगला देखते हैं, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक मेस्चर, या अल्ब्रेक्ट क्रोसेल, या फ्रोबस लेवेने, या जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। दोस्तों जो सबसे पहले डीएनए अलग किया था वो किसने किया था? फ्रेडरिक मेस्चर। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी? एडवर्ड जेनर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट साबिन या जोनास साल्क। दोस्तों ने कितने किए थे? एडवर्ड जेनर। तो इसका जो है ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा ना दोस्तों, गलत है। इसका ऑप्शन ये हो जाएंगे इसके अल्बर्ट साबिन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो थी, दोस्तों एल्बर्ट साबिन ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी, इनके ही द्वारा, अल्बर्ट साबिन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? हमारी जो पाचन क्रिया होती है दोस्तों, पहली बार सभी पता होगा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो किससे? रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न देखते हैं, एपिगेर स्केल क्या है? पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल, समय मापने का स्केल, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल, या लंबी आयु निश्चित करने का स्केल। तो दोस्तों ये होता है एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल। सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सहजीवी संबंध दिखाता है? डाइटम, एनवीरा, स्पाइरोगायरा या लाइकिन। दोस्तों लाइकिन जो होता है सहजीवी संबंध दिखाता है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ये वाला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर
कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।